सीटेट के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। आज 30 पिछले सालों के रिपीट क्वेश्चन करने वाले हैं और इनमें तुम कितने सही करते हो वही बताएगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। चैलेंज है 25 प्लस स्कोर करके दिखाओ। 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। वीडियो एंड तक देखना और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। तो चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे वस्तुओं की स्थिरता को समझने लगते हैं। तो इसका हो जाएगा संवेदीगमक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वियोगोत्सुकी के अनुसार बच्चों के खुद से बात करने की आदत क्या दर्शाती है। ये हो जाएगा वे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देश करने के लिए भाषा के उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो यह हो जाएगा पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। तो इसका हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा बच्चों के शैक्षणिक और सशैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का आकलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल्य दर्शन क्या है। तो इसका हो जाएगा सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित विद्यालय में नियमित शिक्षा पाने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा एक पैर पर संतुलन बनाना या कूदना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा गणितीय गणनाएं करने और अंकों को समझने में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक की पहचान का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका हो जाएगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा यह समझना कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में कैसे सहायता दी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका हो जाएगा के लिए आकलन प्रक्रिया के दौरान होता है जबकि का आकलन प्रक्रिया के अंत में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार शीर्षगामी नियम क्या बताता है। यह बताता है विकास सिर से शुरू होकर पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के मूड स्वभाव और इच्छाओं को आसानी से समझ लेते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है। तो यह हो जाएगा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए। इसका हो जाएगा गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चर्चा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। इसका हो जाएगा बच्चों के अनुभवों, उनकी आवाज़ों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो इसका हो जाएगा परिवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में भ्रांतियां और वैकल्पिक धारणाएं। तो इसका हो जाएगा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्राकृतिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। तो यह है सन्निहित या जुड़े हुए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहरी अभिप्रेरणा का एक सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा। इसका हो जाएगा अमन गृह कार्य पूरा करता है ताकि वह टीवी देख सके या माता पिता से इनाम पा सके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को किस रूप में देखना चाहिए। इसका हो जाएगा एक संसाधन या शक्ति के रूप में जो कक्षा को समृद्ध बनाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुरानी स्कीम में शामिल करने के लिए पुरानी स्कीम को बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समायोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह सहायता जो बच्चों को केवल तब दी जाती है जब वह स्वयं उस कार्य को ना कर ले क्या कहलाती है। यह कहलाती है पाड़ या ढांचा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लाभ परीक्षणों का अक्सर आलोचना क्यों की जाती है। ये इसका हो जाएगा क्योंकि यह सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं और बुद्धि के केवल एक हिस्से को मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 1/30, एक शिक्षक होना चाहिए, 30 विद्यार्थी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के समस्या समाधान कौशल को निखारने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है।
तो इसका हो जाएगा उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार मंथन करने और छोटे छोटे प्रयोग करने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा सामाजिक और जीवन पर्यंत चलने वाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास और अधिगम के बीच के संबंध को कौन सा कथन सबसे सही दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा विकास और अधिगम एक दूसरे से अंत संबंधित और अंत निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम और क्षमता जैसे अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार वाले बच्चों की क्या विशेषता होती है। तो यह हो जाएगा इसमें बहुत अधिक आवेगशीलता होती है और ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का सेट खत्म हुआ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।